अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेटा हम लोगों ने एसेट से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी और शायद एक और चीज कैपिटल भी शायद पढ़ा था साहब। यस सर। आज थोड़े से कोई एक और एलिमेंट्स भी हैं वो भी देख लेते हैं। एक और हमारा एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं लायबिलिटीज। व्हाट आर लायबिलिटीज? लफ्जी मतलब क्या होता है लायबिलिटी? जिम्मेदारी। बिजनेस की जिम्मेदारी क्या होती है? बिजनेस की जिम्मेदारी ये है कि अगर हमने कोई चीज उधार पर खरीदी, डोंट फॉरगेट के बिजनेस सारी चीजें कैश पर नहीं खरीदता, हम कुछ चीजें उधार पर खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कपड़ा बेचने के लिए खरीदा तो बाज़ औक़ात मैं कैश दे आऊंगा, लेकिन बाज़ औक़ात मैं क्या करूंगा, मैं उसको कहूंगा यार मैं पैसे आपको 2-3 माह बाद दे दूंगा। अब क्या मैंने उसके पैसे देने हैं, या मैंने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया, मैंने पैसे यूज कर रहा हूँ लेकिन मैंने उसके पैसे देने हैं, मेरे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। कपड़े वाले की जिम्मेदारी है। मैंने फर्नीचर उधार के ऊपर खरीद लिया, जिम्मेदारी है। मैंने मोटर व्हीकल उधार के ऊपर खरीद लिया, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो कुछ भी जो बिजनेस ने पे करना हो किसी का, वो बिजनेस की लायबिलिटी है। तो सिंपलेस्ट ऑफ द डेफिनेशन आप लिख लें इसको, anything payable by the business, anything payable by the business is liability. ठीक है? या कोई भी चीज जो बिजनेस ओ करता है, ओ भी लफ्ज है, OWE, ये भी लिख लें, ये भी पेएबल के लिए वर्ड यूज होता है। अब अगर कभी आपको ये भी नजर आए तो उसका भी मतलब लायबिलिटी होता है। एनीथिंग द बिजनेस ओ टू एनीबडी, एनीथिंग, ये भी लिखो, एनीथिंग द बिजनेस ओ टू एनीबडी, कोई भी चीज जो बिजनेस ने किसी की पे करनी है, दैट वुड बी कैश। पास बात कहता है जी मैं कैश नहीं लूंगा, कैश आप चीज लेके गए हैं उसके बदले में मुझे चीज ही चाहिए, फिर वो चीज की कॉस्ट होगी वो लायबिलिटी पर। इंशाल्लाह ये भी आगे जाके हम मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए इसकी जो डेफिनेशन स्टैंडर्ड के अंदर है वो भी जरा थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन समझते हैं, फरीज़ा हमारे ऊपर फर्ज है कि हम जिसके पैसे लिए हमें उसको वापस करें। अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं पास्ट में तो अब ये हमारे ऊपर उसका ऑब्लिगेशन है कि हम उसके पैसे पे करें। और वो पैसे कैसे पे होंगे, हमें कुछ अपने पैसे उसकी तरफ भेजने होंगे, हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो उसकी तरफ जाएंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो हैं वो उसको ट्रांसफर होंगे। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब है पैसे। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से है कि अगर कोई काम पैसे किसी से हमने पास्ट में लिए हैं, लायबिलिटी इज डिफाइंड एज कि किसी भी पास्ट इवेंट की वजह से हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है। कौन से वाला जी? कि हमने पैसे देने हैं, उसके लिए हमें पैसे उसे देने होंगे, ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस, राइट? तो इसकी डेफिनेशन मैं लिखवाता हूँ, ये ऐसे वैसे लिख बुलेट्स में। लायबिलिटी इज पास्ट इवेंट की वजह से कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, इसके साथ लीगल भी बेशक लिखिए तो फिर ऑब्लिगेशन लीगल होना चाहिए, फिर ये लायबिलिटी बनती है। जो लीगल ऑब्लिगेशन है और ये लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ा सा अपना तारुफ करो। सर मेरा नाम अखार आला है। सर ने बेसिकली केस का स्टूडेंट को इंसान का क्या क्राइटेरिया करवा दी। तो इसका मतलब है अगर हम लायबिलिटी की डेफिनेशन को देखें तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन
एनीथिंग पेएबल बाय द बिजनेस इज लायबिलिटी। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन दें और थोड़ी सी प्रोफेशनल डेफिनेशन इसकी लें तो वो भी लिख लें। These are debts and obligation of the business. जी, ये भी हो सकता है, डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस, ये इसकी एग्जांपल्स में आ सकती है चीजें। लिख ले, मैं लिखवाता हूं। A liability is an obligation, obligation से पहले लीगल लिख लीजिए। A liability is a legal obligation, a liability is a legal obligation arise होता है हो जाना, ARISIS arises due to any past event, due to any past event for which transfer of economic resources, for which transfer of economic resources are done. A liability is an obligation, ये एक obligation है। किसकी वजह से आया an obligation? मैंने पैसे देने हैं। किसकी वजह से? Due to any past event, कि पास्ट में मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे और इसको हम पे कैसे करेंगे? For this economic resources would be transferred, यानी पैसे दिए जाएं या कोई भी चीज उस लायबिलिटी को पे करने के लिए दी जाए। तो पास्ट इवेंट की वजह से अगर कोई ऑब्लिगेशन हमारा है तो वो कैसे पे होगा? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। व्हाट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज? दिस कुड बी कैश और दिस कुड बी एनीथिंग एल्स। आपने फॉर एग्जांपल किसी से गाड़ी ले ली और उस गाड़ी के अगेंस्ट आपने कोई और चीज उसको पे कर दी, आपने कोई स्टॉक दे दिया उसको, आपने कोई फर्नीचर उसको बेच दिया गाड़ी की कीमत का, तो इस तरह से भी लायबिलिटी पे हो सकती है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेसेसरली कैश नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। आमतौर पर वैसे कैश ही दिया जाता है, आमतौर पर वैसे कैश ही दिया जाता है, लेकिन कैश की बजाय भी कुछ दिए जा सकते हैं। ठीक हो गया बेटा? लायबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर है? ये ऐसा आ सकता है पेपर आईटीएम में अक्सर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है, ये डेफिनेशन लिखी होती है और नीचे लिखा होता है बताइए किस चीज की डेफिनेशन, गुड टू नीचे लायबिलिटी, एसेट, कैपिटल क्या चीज है। तो फिर अगर ये याद होगी तो फिर लिखना आसान हो जाएगा। या ऊपर लिखा होता है which one of the following is a liability definition, और नीचे कोई 4 चीजों की डेफिनेशन लिखी होगी, one of the definition would be this one, right? इस तरह से दोनों तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। लायबिलिटी भी बेटा दो किस्म की होती है, लायबिलिटी भी दो किस्म की होती है। कौन कौन सी किस्में हैं जिसकी? इसमें भी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या चीज है और नॉन करंट लिख लें पहले। There are two types of liabilities. There are two types of liabilities. Current liability and non-current liability. Right, beta? Current liability क्या? What is current liability? What do we mean by current in social sciences? Current का क्या मतलब? Current would always mean short term. Short term. Short term means 1 साल या 1 साल से कम नॉर्मली, ठीक है? तो इसका मतलब है अगर करंट लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर देखा जाएगा तो ये वो लायबिलिटी होगी जो 1 साल के अंदर अंदर हमें पे करनी पड़ेगी। लायबिलिटीज लिख, लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल विद इन 1 ईयर, liabilities which are payable within 1 year are known as current liability. Examples:
क्रेडिटर्स, मैं बताता हूँ जी ये क्या होता है। क्रेडिटर्स, इसकी एग्जांपल, क्रेडिटर्स अकाउंट्स पेएबल, creditors accounts payable इन्हें ट्रेड क्रेडिटर्स भी कहते हैं जी। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल्स, राइट। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल्स, ये सारे एक ही लफ्ज है, ये एक ही चीज के लिए चार के चार लफ्ज इस्तेमाल हो। इन्हें बाद में सप्लायर्स भी कहते हैं, सप्लायर्स या ट्रेड सप्लायर्स। ये तमाम वर्ड जब भी आपको नजर आए, इसका मतलब है ये वो लोग हैं जिनके हमने पैसे देने हैं, जिनसे हमने वो चीजें खरीदती हैं जो हमने बेचनी है। ये स्पेसिफिकली उसके लिए यूज होंगे जिनसे हमने वो चीजें खरीदी हैं उधार पर जो हमने बेचनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कपड़े का कारोबार है तो आपने उससे कपड़ा खरीदा होगा, ठीक हो गया। अगर आपका फर्नीचर का कारोबार है तो आपने उससे उधार पर फर्नीचर खरीदा होगा। तो जब भी आपको ये वर्ड नजर आए, इसका मतलब है ये हमारे ट्रेड से रिलेटेड क्रेडिटर्स हैं, ये हमारे ट्रेड से रिलेटेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल पेएबल, ट्रेड क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स। सप्लायर्स भी वो लोग हैं जो हमें चीजें सप्लाई करते हैं, बेचने वाले। क्लियर? ये लायबिलिटी खास तौर पर ट्रेड से रिलेटेड होती है, इसीलिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जैसे करंट एसेट्स थे वो ट्रेड से रिलेटेड थे, इसी तरह करंट लायबिलिटी भी ट्रेड से रिलेटेड होती है, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें और क्या चीजें आ सकती हैं? एक्सपेंसेस पेएबल, जितने भी एक्सपेंसेस हमने पे नहीं किए वो भी सारे के सारे यहाँ पर लिखे थे। मिसाल के तौर पर आपने रेंट पे करना था, नहीं किया, रेंट पेएबल लायबिलिटी। आपने इंटरेस्ट पे करना था, नहीं कर सके, इंटरेस्ट पेएबल लायबिलिटी। इंश्योरेंस पे करनी थी, नहीं की, इंश्योरेंस पेएबल लायबिलिटी। तो कोई भी सैलरीज पेएबल लायबिलिटी, कोई भी चीज जो आपने नहीं पे की वो लायबिलिटी के तौर पर लिखी जाएगी, राइट जी? जी बेटा। अच्छा, फिर इसके अलावा ये इसके आपने जो ये एग्जांपल्स याद रखें, अभी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, आगे जाएंगे लीज से रिलेटेड रहता है, इंटरेस्ट से रिलेटेड रहता है, आगे जाके इसकी लायबिलिटीज की डेफर्ड टैक्स से रिलेटेड रहता है, तो आ जाती है। टैक्स पेएबल वगैरह भी यहाँ पर ऐसे आ जाता है, टैक्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, ये चूंकि एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये चीजें यहाँ पर रहता से लिखना चाहे तो वैसे कर रहता लिख लें, लेकिन एक ही लिख लें एक्सपेंस पेएबल, उसमें तमाम एक्सपेंसेस की डिटेल आ जाएगी जो पेएबल। दूसरा जी नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज पूछना, नॉन करंट लायबिलिटीज हैंग हो गया बैटरी को, ठीक है, बस कोई बात नहीं, बस हम जाके ला। तो ये कौन सी लायबिलिटी होंगी? ये वो लायबिलिटीज हैं जो हमने एक साल के बाद पे कर, ये तमाम की तमाम साल के अंदर में भी 2 माह के अंदर, ज़ाहिर है जिसने कपड़ा बेचा आपको उधार पर वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह दे देगा, आपको 20 दिन दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज, उससे ज़्यादा नहीं देगी आपको। तो आपने ये 1 साल के अंदर अंदर पे कर। नॉन करंट लायबिलिटीज वो लोन्स हैं या वो पैसे हैं जो हमने 1 साल के बाद पे कर।
So the liabilities which are payable after 1 year. These are also known as long-term liabilities. इनको कैपिटल रिसीट्स भी कहते हैं। बड़े होंगे जब आपको मैं बताऊंगा कि इन्हें कैपिटल रिसीट्स क्यों कहते हैं। कि कोई भी चीज़ जो लंबे अरसे के लिए आपको मिले उसे कैपिटल रिसीट्स कहते हैं, कैपिटल रेवेन्यूज, कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल रेवेन्यूज। अभी सिर्फ इतना लिख लें जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते? बैंक से लोन ले लिया आपने 5 साल के लिए, बैंक लोन्स, लीज प्रॉपर्टीज, जो लीज ऑब्लिगेशंस लिख लें फिर अगर बहुत शौक है तो। वैसे तो ये इंशाल्लाह FR2 में पढ़ेंगे जाकर, लेकिन लीज ऑब्लिगेशंस भी लंबे अरसे के लिए आपने उधार पर चीजें ली होती हैं, बैंक वगैरह से गाड़ी ले ली, घर ले लिए, लीज ऑब्लिगेशंस। ये जो आपने बॉन्ड्स वगैरह देखे होंगे ये भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। लिख बॉन्ड्स, BONDS, प्राइस बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, वो इन्हें डिबेंचर्स भी कहते हैं। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स, DEBENTURE, डिबेंचर। ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एक ही नाम है। इसका एक और नाम भी होता है लोन नोट्स। लोन नोट्स भी नहीं कहते, LOAN, लोन नोट्स। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन नोट्स। वैसे बड़े हो गए, डेफर्ड टैक्स भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आता है, आपके काम आएगा शायद आपके FR1 जब आप पढ़ेंगे। वैसे तो FR1 में भी नहीं है, 2 में आगे जाकर डेफर्ड टैक्स, लेकिन ये काम आएगा। लिख लेंगे बेशक डेफर्ड टैक्स, ये दफा रहने छोड़ दो। लायबिलिटी होती है, अगर कभी पूछे तो मेरी बात को याद रखिए, आपके किसी काम की नहीं है। अभी अगले साल, 1.5 साल, 2 साल तक, ठीक है जी। लायबिलिटी खत्म हो गई। कितना टाइम है? 1 बज गए, बस कर जो मैं पढ़ जुमा पढ़ इंशाल्लाह। नेक्स्ट जुमा से हम इंशाल्लाह क्लास 8 बजे कर देंगे, फुल क्लास लेकर।